नमस्कार। मेरा नाम आर के मीणा, सह आचार्य पॉलिटिकल साइंस, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस में जो पेपर 7 एंड 8 हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, उसमें जो राज्यों एवं सरकारों की मान्यता के संबंध में जो बताया गया है, तो मान्यता के कौन कौन से रूप हो सकते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी नए राज्य को मान्यता देने के तरीकों के आधार पर हम मान्यता के विभिन्न रूपों का उल्लेख कर सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख निम्न प्रकार है, जैसे पहला, ध्वनित और स्पष्ट मान्यता। ध्वनित मान्यता से तात्पर्य उससे है जब एक राज्य विभिन्न राजनीतिक कारणों से किसी नए राज्य को स्पष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं करता, किंतु इस प्रकार व्यवहार करता है जिससे ये प्रतीत होता है कि उसने संबंधित सत्ता को मान्यता प्रदान कर दी है। द्विपक्षीय संधियां, दौत्य संबंधों की स्थापना और वाणिज्य दूतों का आदान प्रदान कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो ध्वनित मान्यता के प्रतीक कहे जा सकते हैं। मान्यता का ये गुप्त और अप्रत्यक्ष तरीका है। इसके अंतर्गत मान्यता प्रदान करने वाला राज्य नए राज्य के झंडे को स्वीकार करता है अथवा सलामी देता है। उस राज्य के प्रमुख अधिकारी से पूर्ण रूप से विचार विमर्श करता है, उसके साथ समझौते करता है और इस प्रकार विभिन्न तरीकों से उस नए राज्य के अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है। दूसरी और स्पष्ट मान्यता वह होती है जिसमें एक राज्य किसी नई राजनीतिक सत्ता को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है, जैसे इजराइल की स्थापना हुई। दूसरा जो तरीका है वो है एकाकी और सामूहिक मान्यता। जब किसी नए राज्य को दूसरे राज्य व्यक्तिगत रूप से मान्यता प्रदान करते हैं तो उसे एकाकी मान्यता कहा जाता है। अनेक बार इससे भिन्न तरीका भी अपनाया जाता है, जिसके अंतर्गत अनेक राज्य मिलकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या समझौते में अनेक नए राज्यों को एक साथ मान्यता प्रदान कर देते हैं। ये सामूहिक मान्यता कहलाती है। अनेक अवसरों पर राज्यों ने इस प्रकार की मान्यताएं प्रदान की है। सामूहिक मान्यता की प्रक्रिया राष्ट्रों के समाज के अस्तित्व को सिद्ध करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद सामूहिक मान्यता के उदाहरण बढ़ गए हैं। इसी तरह जो अन्य तरीका है वो है वास्तविक तथा कानूनी मान्यता। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब एक समाज विशेष जो वास्तव में राज्य है उसकी वांछनीयता के संबंध में संदेह किया जा सकता है। इस स्थिति में तथ्यगत और कानूनी संप्रभुओं के बीच भेद करने के लिए मान्यता को भी दो रूपों में विभाजित कर दिया जाता है। जो तथ्यगत राज्य हैं उसे कानूनी रूप से संप्रभु स्वीकार न करके केवल वास्तविक मान्यता प्रदान कर दी जाती है। प्रोफेसर स्टार्क के मतानुसार कानूनी या विधिवत मान्यता वह है जिसमें मान्यता देने वाले के अनुसार प्रत्याशी राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा निर्धारित सभी आवश्यकताओं को पूरी करता है और अंतर्राष्ट्रीय समाज में प्रभावशाली स्थान
ग्रहण करने की क्षमता रखता है। वास्तविक मान्यता में मान्यता देने वाले राज्य की दृष्टि से प्रत्याशी राज्य अस्थायी रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून की उपयुक्त आवश्यकता को पूरा करता है। वास्तविक मान्यता प्राय ऐसी नई राज्य सत्ता को दी जाती है जो देश में क्रांति अथवा विद्रोह के कारण स्थापित हुई है और जो यद्यपि अपने नियंत्रण में स्थित प्रदेश पर पूरा अधिकार रखती है तथा स्वतंत्र होती है। अगला जो है तरीका वो है युद्धरत समाज की मान्यता। युद्धरत समाजों को मान्यता देने से संबंधित समस्या ने अतीत काल में अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। यदि युद्धरत समाज को मान्यता दे दी जाए तो वह युद्ध के नियमों का अनुशीलन कर सकेगी। परंपरागत रूप से ऐसे समाज को मान्यता प्रदान करने से पूर्व कुछ शर्तें पूरी की जानी चाहिए। प्रोफेसर ग्लान के अनुसार ये शर्तें हैं: विद्रोहियों द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में एक सरकार और सैनिक संगठन स्थापित तथा संचालित होना चाहिए। विद्रोहकर्ता उस स्तर तक पहुंच गया हो जिसे स्थानीय क्रांति से अधिक कहा जा सके। धन्यवाद।